हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, किशोर के बारे में कि जो एडल्ट चाइल्ड होते हैं उस एडल्ट चाइल्ड में किस प्रकार से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या ऐसी चीज़ें जो चेंजिंग होता है। कब जब बच्चे का एज आपका 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उस एज के बच्चे का फिजिकल चेंजिंग किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके बारे में समझेंगे। और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि किसी भी बच्चे, चाहे वो शैशवावस्था का हो, बाल अवस्था का हो, किशोरावस्था का हो या फिर प्रौढ़ावस्था का बच्चा हो, है ना, उसमें अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और इससे पहले ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ शारीरिक विकास का, शारीरिक विकास किस प्रकार से हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसका क्या परिचय है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। और इसके जो नियम्स हैं, अगर बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो उसके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि किस तरह से किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास होता है, इसके बारे में कुछ नियम होते हैं, उस नियम के बारे में हम लोग डिस्कशन हो चुका है। साथ में ये भी डिस्कस किए हैं कि उसकी विशेषता क्या होती है। अगर वहीं हम बात करते हैं अवधि की, बार बार जितने भी अवस्था हैं उस अवस्था के बारे में डिस्कस करने के चाहते हैं, तो शैशव अवस्था का जो बच्चे होते हैं उसमें शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है काफ़ी डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी आता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और साथ में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बनता है। वहीं अगर बात करते हैं बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इसका भी डिस्कशन हो चुका है। तो इस सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में पहुँच जाते हैं, दैट मीन्स 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और हर एक छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बच्चे में अगर शारीरिक विकास की बात की जाती है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करता है, ये दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है आपका कि हम बात करते हैं क्या, एडोलेसेंट पीरियड का। ठीक है, एडोलेसेंट पीरियड की बात की जा रही है, किशोरावस्था की बात की जा रही है। तो इसका शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट जो है आपको स्पेशल जो है किशोरावस्था के बच्चे में ही देखने को मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि अगर अवधि की बात की जाती है, अगर ड्यूरेशन की बात की जाती है ना, तो कितना होता है किशोरावस्था का एज कितना होता है आपका 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, पहली बात। साथ में अभी देखने मिलता है कि किशोरावस्था में जो बालक और बालिकाओं का जो विकास होता है उस विकास के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से ये होता है। अर्थात ये है कि हम बोल सकते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में पहुंच जाते हैं तो उसका जो विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र गति से होती है। उसमें फिजिकल चेंजिंग या मेंटल चेंजिंग या इमोशनल चेंजिंग, है ना, या फिर बोल सकते हैं सोशल चेंजिंग जो होता है काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि किशोरावस्था के जो विकास का जो तीव्रता होती है उस तीव्रता के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं 14 से लेकर 15 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसमें। और बालिकाओं में अगर बात करते हैं तो बालिकाओं में कितना होता है आपका, लड़कियों में कितना होता है 11 से लेकर 13 वर्ष में होता है। अर्थात क्या हुआ कि जो बालक होते हैं उसका जो विकास की प्रक्रिया की बात की जाती है, विकास तेज गति से विकास की बात की जाती है, तो कितना एज में होता है वो 14 से 15 के एज में जो है बच्चों में, मतलब कि लड़कों में देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं लड़कियों का, तो लड़कियों में क्या होता है, वही जो तेज़ गति से विकास की बात की जा रही है तो कितना होता है आपका 11 से 13 साल के जो उम्र होते हैं उस उम्र बच्चे का जो है विकास काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है। मतलब बॉयज़ का कितना हो गया, बॉयज़ का हो गया आपका 14 से लेकर 15 साल। अगर वहीं बात करते हैं गर्ल्स का, तो गर्ल्स का कितना हो गया 11 से लेकर आपका 13 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें जो विकास की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे जो फिजिकल चेंजिंग हो रहा है वो फिजिकल चेंजिंग किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, उसके बारे में एक एक डील करने वाले, एक एक समझने वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट आता है आपका कि किशोरावस्था की बात की जा रही है, उसमें शारीरिक विकास की बात की जा रही है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो हम लोग एक एक समझने वाले हैं, जिसमें कि पहला अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है जिसमें क्या होता है आपका भार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसके ऊंचाई में देखने को परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसके जो सर
सिर या मस्तिष्क की बात की जाती है, हेड या ब्रेन की बात की जाती है, उसके विकास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके जो हड्डी की या बोन्स की बात की जा रही है, उसमें किस प्रकार का फिजिकल चेंजिंग होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ में ये समझने वाले हैं कि बात करते हैं उसका टीथ या दांत की बात की जा रही है, उसका विकास किस प्रकार से होता है। उसकी मांसपेशियों की बात की जाती है, तो मांसपेशियों या उसके मसल्स में किस प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है। तो ये अब लगभग आपका 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आपका बाहर की बात की जा रही है। अगर वीडियो को भी लाइक नहीं किए तो लाइक करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इस तरह की वीडियो भी और भी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही इस तरह का और भी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट समझाया जा रहा है वो सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा पॉइंट हो जहां आपको लगता है कि डाउट हो रहा है तो उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आता है आपका, इसमें बाहर की बात की जा रही है, वेट की बात की जा रही है। ठीक है, तो किशोरावस्था की बात की हो रही है, मतलब कि ऐसे बच्चे जिसका एज कितना है 12 से लेकर 18 साल की बात की जा रही है। तो 12 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार का भार, किस प्रकार का वेट में चेंजिंग देखने को मिलता है, इसके बारे में समझते हैं। तो किशोरों का जो भार होता है किशोरियों के अपेक्षा अधिक बढ़ता है। अर्थात यहाँ पे सिंपल सा बात, यहाँ तुलना करने की बात की गई है कि अगर कोई लड़का है, एक लड़की है ना, एक गर्ल्स है, एक बॉयज़ है, तो बॉयज़ का जो वेट होता है, वो क्या होता है, गर्ल्स के वेट से काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। ठीक है, इस अवस्था के अंत मतलब क्या, जब बच्चा 17 साल का 18 साल का हो जाता है, उस एज की बात की जा रही है। तो इस अवस्था के अंत में क्या होते हैं कि किशोर का जो भार होता है किशोरियों से कितना होता है, 25 पाउंड अधिक देखने को मिलता है। अर्थात क्या है कि लड़का का जो भार है, लड़का का भार कितना होता है, 25 पाउंड जो है लड़कियों के अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कितने पाउंड ज़्यादा देखने को मिलता है, तो 25 पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं क्या ऊंचाई का, वेट की, हाइट की बात की जा रही है। तो किशोरावस्था में क्या होते हैं कि लड़का और लड़की का जो ऊंचाई की बात की जा रही है, उसके हाइट की बात की जा रही है, इसकी तीव्रता काफ़ी तेज़ी से इसका वृद्धि होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका जो हाइट है काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है। चाहे वो लड़का की बात की जाए, चाहे वो गर्ल्स की बात की जाए, दोनों का जो है हाइट काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है। 15 वर्ष की आयु में, जब बच्चा का उम्र 15 वर्ष होता है, तो 15 वर्ष की आयु में किशोर किशोरियों की ऊंचाई का लगभग क्या होते हैं, समान देखने को मिलता है। मतलब ये है कि जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में है और उसका एज अगर 15 साल है ना, 15 साल 14-15 साल है, ठीक है, तो 15 साल की आयु में क्या होते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपका लड़का हो चाहे आपका लड़की हो, दोनों का जो अगर हाइट की बात की जा रही है तो दोनों का हाइट क्या होता है आपका इक्वल देखने को मिलता है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक, जब बच्चा का 18 साल हो जाता है तो उस आयु तक क्या होते हैं, पहुँचते पहुँचते जो है किशोरों की लंबाई किशोरियों से 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, जब किशोर से एडल्ट चाइल्ड जब है 18 साल तक जो है पहुँचते पहुँचते क्या होता है, तो किशोर मतलब क्या, लड़का का बात की जा रहा है या बालक की बात की जा रही है। बालक की जो हाइट है, बालक की जो लंबाई है, वो बालिकाओं से कितना होता है, 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे कि किशोरियों, गर्ल्स की बात की जा रही है, बालिकाओं के बारे में बात की जा रही है कि 16 वर्ष की उम्र में, जब उसका उम्र 16 वर्ष में हो जाता है तो उसकी अपनी जो अधिकतम ऊंचाई जो है वो प्राप्त कर लेता है। अर्थात क्या है कि हम बोल सकते हैं कि जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में आ जाता है तो जो गर्ल्स होते हैं, वो गर्ल्स का क्या होता है कि 16 वर्ष तक क्या होते हैं कि अपना जितना अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए, अधिकतम जो हाइट हो है वो प्राप्त कर लेता है। अगर वहीं बात करते हैं कि लड़का का बात करते हैं, एक बालक का बात करते हैं, एक किशोर बालक का बात करते हैं, तो उसका जो लंबाई है वो 18 वर्ष के बाद भी हल्का फुल्का क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, 16 वर्ष में क्या होता है, सारे जितने भी गर्ल्स है अपना जो उसका अधिकतम ऊंचाई है वो प्राप्त कर लेता है। अभी बात करते हैं क्या 18 वर्ष के जो लड़के होते हैं उसके क्या होते हैं कि 18 वर्ष के बाद भी क्या होता है, उसका हाइट जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिला होगा। पहली बात क्या है कि ऊंचाई की बात की जा रही है जो काफ़ी तीव्र गति से होती है।
दूसरी बात यह है कि अगर बात करते हैं एडोलेसेंस पीरियड में कि 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें आपको लगभग क्या होते हैं कि समान हाइट दोनों को देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें पहुँचते पहुँचते क्या होते हैं कि लड़कियों का पिछले लड़का का जो हाइट है वो कितना बढ़ जाता है, 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। अगर वहीं बात करते हैं कि अगर लड़की का जो है 16 वर्ष तक की उम्र तक क्या होते हैं कि अपना अधिकतम ऊंचाई जो है प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लड़का का बात करते हैं, लड़का का क्या होता है 18 वर्ष के बाद भी उसका हाइट, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी का सभी। आप एक एक करके सारे पॉइंट को इस तरह से समझें, उसको नोट्स बनाते चलें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या सिर या मस्तिष्क की बात की जा रही है कि सिर और मस्तिष्क जो है उसका किस प्रकार से उसका डेवलप होता है। तो इस अवस्था में क्या होते हैं कि सिर और मस्तिष्क की बात की जा रही है, इसके विकास की बात की जा रही है। तो इस अवस्था में क्या होते हैं कि सभी जो है विकसित हो जाते हैं, मतलब कि उसे देर क्या विकसित आपका हो जाता है, सभी क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं, है ना। और साथ में देखने को मिलता है कि 15 या 16 वर्ष की आयु, जब किशोर बालक की बात की जा रही है तो किशोर बालिकाओं की बात की जा रही है, तो 15 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं उसका सिर का भाग पूर्ण रूप से क्या होता है विकास हो चुका होता है या विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार जो है वो कितना देखने को मिलता है आपका 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में रहता है। कौन? मस्तिष्क का भार, उसके ब्रेन का जो है वेट कितना होता है 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक के बीच में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हड्डी का, बोन्स की बात की जा रही है। तो बोन्स में किस प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में क्या होते हैं कि जितने भी बोन्स का जो विकास की प्रक्रिया होती है पूरी तरह से क्या होते हैं यह अस्थिकरण की प्रक्रिया से पूर्ण हो जाता है। अर्थात ये है कि धीरे धीरे क्या होता है उसके बोन्स जो है धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं, है ना। और इस अवस्था में क्या होते हैं कि जितने भी लड़का चाहे लड़की है उसका जो बोन्स है उसके जो हड्डी है वो क्या होती है धीरे धीरे परिपक्व होते मैच्योर हो जाता है। कुछ जो है छोटी मोटी जो अस्थियां होती है आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे बॉन्ड्स हैं बॉडी में जो क्या होते हैं छोटी मोटी बॉन्ड्स होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और धीरे क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बोल सकते हैं कि थोड़ा मस्कुलर रूप से आपको देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे दांत की बात की जा रही है ना, तीत की बात की जा रही है। तो किशोरावस्था के आरंभ तक, मतलब बच्चा का जब किशोरावस्था शुरू होता है अर्थात कि 12 से 13 साल की जो उम्र है ना, उस अवस्था में क्या होता है कि बालकों और बालिकाओं के सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं। अर्थात क्या है कि अस्थाई दांत मतलब क्या कि जो क्या होता है, एक होता है कि दूध का दांत है ना, जो जन्म के बाद क्या होते हैं बच्चे में दूध का दांत आता है और दूध का क्या होता है धीरे गिर जाता है, उसके बाद फिर एक नया दांत जमता है, नया दांत आता है जन्म लेता है और वो जो नया दांत जन्म लेता है वो क्या होता है आपका अस्थाई दांत होता है, जो आपको जन्म तक मृत्यु तक आपके साथ मतलब बच्चे का जो दांत है हमेशा रहता है। ठीक है, साथ में क्या होता है कि इसी अवस्था में क्या होते हैं कि विजडम टीथ की बात की जा रही है ना, प्रज्ञा दंत की बात की जा रही है, उसका भी विकास इसी अवस्था में देखने को मिलता है। जो कहीं ना कहीं क्या होता है कि किशोरावस्था के अंत और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में आपको निकल के आता है। दैट मीन्स कि वैसा अगर विजडम टीथ की बात की जा रही है तो आपका 18, 19 साल, 20 साल, किसी का 21 साल, 22 साल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या मांसपेशियाँ, मसल्स की बात की जा रही है। तो मसल्स में किस प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था में क्या होते हैं जितने भी मसल्स होते हैं, जितने भी मांसपेशियाँ होती है उसका विकास जो होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति होता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में शैशव अवस्था में जिस प्रकार से उसका शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार से किशोरावस्था में क्या होता है उसका शारीरिक विकास होता है, जो काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे 12 वर्ष की आयु में जब बच्चे का जो है 12 वर्ष हो जाता है तो 12 वर्ष की आयु में क्या होते हैं कि मांसपेशियों का जो भार है शरीर के कुल भाग का 33% और 16 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं वो 44% हो जाता है। 12 वर्ष की आयु तक कितना हो जाता है आपका शरीर का कुल भार, उसका जितना कुल भार कुल वेट जो होता है उसका क्या होता है 33% जो है उसका मांसपेशियाँ बढ़ जाता है। उसी तरह से क्या होता है जब बच्चे 16 वर्ष के हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है 44% क्या होते हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। क्या वृद्धि होता है, उसके मसल्स ग्रोथ होते हैं। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या कि मांसपेशियों का जो गठन में जो दृढ़ता आ जाती है, अर्थात कि मांसपेशियाँ जो आपस में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, एकदम पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में ये मिलता है कि सभी अंग जो हैं
वो शेड्यूल और पुष्ट दिखाई देने लगते हैं। मतलब उस एज के जो बच्चे हैं उसमें क्या होते हैं, मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है लुक देने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके मांसपेशियाँ, इसके मसल जो है उसका विकास किशोरावस्था में देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, किस जो शारीरिक विकास हो रहा है। आप सिर्फ शारीरिक विकास सिर्फ किशोरावस्था की बात नहीं की जा रही है, शारीरिक विकास बात की जा रही है, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल अवस्था हो या किशोरावस्था हो। तो जब किसी भी अवस्था में जब उसका शारीरिक विकास हो रहा है तो उस सिचुएशन उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसको जो किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सभी के फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। इस तरह का और भी कंटेंट आपको और किस टॉपिक में चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका बीएड का सेक्शन होता है, आपका सीटेट का सेक्शन हो रहा है। चाहे आप बात करते हैं जेटेट की बात कर रहे हैं, सीटेट की बात कर रहे हैं, बीएड की बात कर रहे हैं, डीएड की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में अगर जुड़े हुए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है। इसमें हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन आपका आता ही आता है, चाहे आप किशोरावस्था की बात करो, चाहे आप बाल अवस्था की बात करो, चाहे आप शैशव अवस्था की बात करो, इस सारे अवस्थाओं से हमेशा जो क्वेश्चन आपका बन के आता है, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, संवेग का परिवर्तन हो। ठीक है, तो ये सारा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सारे वीडियो आप एक एक करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आप आते हैं पॉइंट पर हम लोग कि अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है तो उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन फैक्टर, ऐसे कौन कौन कारक हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। तो आप पहले से भी जान रहे होंगे, जैसे कि पहला क्या होता है, वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी जो है क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट है उसको असर कर सकता है। ठीक है, अगर वातावरण की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, तो इन्वायरमेंट में क्या होते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। उसका जो पौष्टिक भोजन की बात की जा रही है, न्यूट्रिटिव डाइट की बात की जा रही है, तो वो भी क्या होते हैं कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। नियमित दिनचर्या क्या है उसका, ठीक है, डेली रूटीन क्या है उसके बारे में भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है कि बच्चे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उसका कोई टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बना नहीं पाते हैं, आप बनाते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार से इसको प्रभाव करता है इसके बारे में भी समझने वाले हैं, और साथ में ये समझने वाले हैं कि अगर निंद्रा के और विराम की बात की जा रही है, किस प्रकार से उसको रेस्ट करना चाहिए, क्या क्या उसका निंद्रा मतलब कि किस प्रकार का उसका नींद या किस प्रकार से टाइमिंग है, इसका रूटीन है, क्या क्या चीज़ें जो है विशेष उस पर ध्यान देने की बात आती है, कौन कौन चीज़ें ऐसे उसको प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में समझेंगे। और साथ में ये भी समझने वाला है कि अगर व्यायाम की बात कर रहे हैं, खेलकूद की बात कर रहे हैं, या मनोरंजन की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज, गेम्स और एंटरटेनमेंट की बात की जा रही है, तो ये सारे किस प्रकार से उसको प्रभावित करेंगे इसके बारे में समझने वाले हैं। और प्रेम की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं, जो एडोलेसेंस पीरियड में ही आपको देखने को मिलता है, तो वो किस प्रकार से अगर फिजिकल चेंजिंग जो है फिजिकल डेवलपमेंट पर किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है इसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं सुरक्षा की बात करते हैं, या पारिवारिक परिवेश की बात कर रहे हैं, या फिर और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो क्या होते हैं कि किसी भी एडोलेसेंस पीरियड के जो बच्चे होते हैं उसको प्रभावित कर सकता है। तो सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डील करने वाले हैं, एक एक समझने वाले हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है और कहाँ कहाँ इसको प्रभावित कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या आता है आपका, वंशानुक्रम या हेरिडिटी की बात की जाती है। वंशानुक्रम के बारे में को पहले से पता होगा, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, हस्तांतरित या ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर बच्चा अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है तो उसका जो वंशानुक्रम है किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो अगर वंशानुक्रम या आप बोल सकते हैं अनुवांशिकता शारीरिक विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। उसमें सबसे पहला कारक जो है, सबसे प्रमुख कारक जो है वो वंशानुक्रम ही देखने को मिलता है। ठीक है, बेंडिक्स के अनुसार क्या कहा गया है कि अनुवांशिकता माता पिता के जैविक गुणों का संतति हस्तांतरण है। ठीक है, अर्थात ये है कि सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर बात करते हैं अनुवांशिकता की बात की जा रही है कि कैसे माता पिता के जैविक गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते चले जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं बच्चे को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कि प्राणी की उत्पत्ति जो है माता पिता के बीज कोष के संयोग से ही होता है, हम लोग पहले भी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि किसी प्राणी को जो उत्पत्ति की बात की जा रही है तो उसके माता और पिता दोनों का क्या होता है, बीज कोष होता है, उसके संयोजन से क्या होते हैं, संयोग से ही क्या होते हैं
कि प्राणी की उत्पत्ति होती है। इस कारण से क्या होते हैं कि बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से उसके माता पिता रहेंगे उसी प्रकार से क्या होते हैं बालक के बिहेवियर्स देखने को मिलता है, बालक के कलर्स, बालक के हाइट, बालक का वेट, उसी प्रकार से सारे क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि अगर हम फिजिकल चेंजिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वंशानुक्रम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जय वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने जो है विभिन्न अध्ययनों में यह देखा है या सिद्ध भी किया है कि जो माता पिता का जो शील गुणों का जो है उसका संतानों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी वंशानुक्रम में कि स्वस्थ माता पिता के जो संतान होते हैं प्रायः क्या होते हैं स्वस्थ देखने को मिलता है, वहीं रोगी या फिर बोल सकते हैं निर्बल माता पिता के जो संतान होते हैं प्रायः या निर्बल या फिर बोल सकते हैं रोगी देखने को मिलता है। मतलब कि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं उसके संतान में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। कहा जाता है ना कुछ कुछ ऐसा बीमारी जो होता है वो क्या होता है जन्मजात होता है, अर्थात क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा को है तो उसका भी क्या उसके बच्चे को भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मिर्गी का बीमारी जो होता है वो क्या होता है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ वंशानुक्रम की बात की जा रही है या फिर अनुवांशिकता की बात की जा रही है। तो वंशानुक्रम या अनुवांशिकता का जो शारीरिक विकास का बात कर रहे हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं कि हेरिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है किसी भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होने में, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि फ्रांसिस गाल्टन हैं इनके अनुसार क्या बताया गया है कि मानव विकास में पोषण की अपेक्षा अनुवांशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मानव विकास का, बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो उसका जो पोषक होते हैं उसका जो न्यूट्रिशन की बात की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं किसी भी हेरिडिटी का सबसे अधिक बोल सकते हैं कि फैक्टर बन सकता है, बहुत अधिक कारक उसका देखने को मिल सकता है। किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो उसमें क्या होते हैं कि उसका जो भी उसका नर्चर है, जो भी उसका नर्चर है वो सभी क्या होते हैं कि उस विकास के क्रम में, है ना, उस विकास के क्रम में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इनके अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट में बात करते हैं वातावरण। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, और वातावरण जो है इन्वायरमेंट की बात करिए ये भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे का अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक जो है आपका रॉस इनके अनुसार ये बताया गया है कि जो कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करता है वो क्या है आपका वातावरण ही है। ठीक है, अब बाह्य शक्ति के रूप में क्या है आपका इन्वायरमेंट ही है। कोई बच्चा जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहेगा उसी प्रकार से क्या होता है उस बच्चे को विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसी प्रकार से होता है। तो ये बात कहा गया है कि बच्चे का जो वातावरण अगर सही है, बच्चे का इन्वायरमेंट सही तरीके से दिया जा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि उस बच्चे का जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस बच्चे का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो सही तरीके से देखने को मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे रॉस जी अपने अनुसार बताए हैं कि बाह्य शक्ति जो है बाह्य शक्ति के रूप में क्या है वातावरण ही है जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आप नेक्स्ट में बात करते हैं क्या कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का जो पर्यावरण वातावरण उस सब उत्तेजनाओं का जो है फलयोग है जो उसे गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत प्राप्त होता या होती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ कहेगी कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति का जो है जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होता है उसी प्रकार से क्या होते हैं कि वो पूरी तरह से वो सारी चीज़ों को सीखता है, उसी का योगफल देखने को मिलता है। तब बात कर सकते हैं कि ये जो चलता है क्या गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक ये सारी चीज़ें क्या होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या होता है कि वातावरण के मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। अगर वातावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें तो उसका 3 डायमेंशन देखने को मिलता है। एक भौगोलिक वातावरण होता है, एक सामाजिक वातावरण होता है, एक क्या होता है मानसिक वातावरण हो रहा है। वातावरण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इन्वायरमेंट जो है अलग से हम लोग वीडियो उसका अपलोडेड है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मेन रूप से देखने को मिल सकता है कि अगर वातावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की बात की जाती है, इसका 3 डायमेंशन देखने को मिलता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पे बच्चे रहते हैं, एक सामाजिक क्षेत्र जहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वहाँ से, या फिर उसके मानसिक वातावरण मतलब उसका मेंटल लेवल किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से किसी चीज़ को सोचता है, किस प्रकार को किसी चीज़ को समझता है। ठीक है, वो तीनों फैक्टर जो है, तीनों जो आयाम है, वो 3 डायमेंशन क्या होते हैं, किसी भी बच्चे का जो है शारीरिक विकास में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, अब यही नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग इसी में कि अनुकूल वातावरण। अगर अनुकूल मतलब क्या, जो बच्चे के अनुसार सही हो, सूटेबल हो, ऐसा वातावरण की बात कर रहे हैं, ऐसा अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि शारीरिक विकास जो है वो अनुकूलित रूप से क्या होते हैं, प्रभाव डालता है। जबकि अगर मान ली कि प्रतिकूल वातावरण, ऐसा वातावरण जो बच्चे के लिए सही नहीं है, तो उसका जो प्रभाव वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी पॉइंट है, सारा पॉइंट क्या है आपका इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कि अगर दूसरे शब्दों में बात की जाती है, अगर दूसरे शब्दों का समझना चाहते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चा जहाँ पे है, जिसका जलवायु कैसा है, वहाँ का पर्याप्त प्रकाश कैसा है, वहाँ का स्वास्थ्य की बात करें, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ का बाल बालिकाओं का जो विकास है, शारीरिक विकास की बात कर सकते हैं, वो क्या सभी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर वहाँ का जलवायु अगर सही है, वहाँ का जो पर्याप्त प्रकाश है, वहाँ का जो हेल्थ, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोगों का, समाज में जो भी वहाँ के लोग हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है तो क्या करते हैं, बच्चे को एक बोल सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालने से क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि पौष्टिक भोजन। ठीक है, न्यूट्रिटिव डाइट। तो इसी के अंदर क्या देखने मिलता है कि अगर बालक का जो स्वास्थ्य की बात की जा रही है, बालक का स्वाभाविक विकास की बात की जा रही है, तो इस विशेष रूप से क्या होते हैं, उसके पौष्टिक और संतुलित आहार अगर प्राप्त करता है तो क्या होता है, उससे क्या होते हैं, बच्चे का विकास सही प्रकार से हो जाएगा, उसका शारीरिक विकास सही प्रकार से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन क्या एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अपने आधार पे किस प्रकार से बच्चे का शारीरिक विकास में पौष्टिक भोजन जो है वो मेन भूमिका निभाता है। तो पौष्टिक भोजन जो है थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। ठीक है, अगर पौष्टिक भोजन करते हैं तो क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होते हैं, थकान में क्या होती है, कमी होती है ना, और बोल सकते हैं कि उसका शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाएगा अगर पौष्टिक भोजन करता है, अगर संतुलित आहार लेता है, पौष्टिक भोजन करता है तो। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं क्या, उसका डेली रूटीन, उसका क्या रूटीन है ना। तो बालक के शारीरिक विकास पर जो है आपका नियमित दिनचर्या जो है वो प्रभाव डालता है। पहला चीज़ सिंपल सी बात कहा गया कि जिस प्रकार का आपका रूटीन होगा उसी प्रकार से बच्चे का शारीरिक विकास भी देखने को मिलता है। तो बच्चे का जो डेली रूटीन है उसको विशेष रूप से सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो रूटीन है वो सही है या नहीं। प्रॉपर मान लें कि रात में 2 बजे सो रहा है, सुबह 10 बजे 12 बजे उठ रहा है ना, 12 बजे दोपहर हो गया। बहुत लोग तो 1-2 बजे तक भी उठता है, जो टीनेजर बच्चे होते हैं रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, वो वाला कहानी होता है। तो उसका जो रूटीन है वो रूटीन सही होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। साथ में क्या होता है कि बच्चे किस प्रकार के खाना खा रहे हैं, खाना पीना हो गया, पढ़ना लिखना, किस प्रकार से सारा जो डेली रूटीन है वो सारी किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, अगर सही तरीके से हो रहा है तो आदमी कह सकते हैं कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो सही तरीके से उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये मेन बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन के आता है कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास अगर सही तरीके से चाह रहे हैं तो जो डेली रूटीन है उस रूटीन को सही तरह से पालन करना चाहिए। अतः यह कह सकते हैं कि उसका जो स्वास्थ्य या उसका स्वाभाविक विकास की बात की जा रही है, उसके लिए क्या होते हैं, बालक में आरंभ से ही जो नियमित जीवन बिताने का जो आदत होता है वो सही डालना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर सही तरह से उसका विकास हो पाए। ठीक है, वही हम बात करते हैं क्या, निंद्रा की बात कर रहे हैं, विराम की बात की जा रही है। तो निंद्रा विराम की बात की जा रही है, आदमी से यहाँ पे क्या है कि शरीर के स्वस्थ विकास के लिए निंद्रा और उसका जो विराम है वो आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए। मतलब जो भी शिशु मतलब क्या, यहाँ हो गया शैशव अवस्था के जो बच्चे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसको अधिक से अधिक सोना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। वैसा बच्चा जो 3 से लेकर 4 साल के जो बच्चे हैं उसका जो उस तरह का जो शिशु होते हैं उसको कम से कम 12 घंटे जो है उसको नींद लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है।
कितना 3 से लेकर 4 साल के जो बच्चे होते हैं लगभग 12 घंटा उसको सोना चाहिए। ठीक है, बात नहीं करते हैं कि बाल अवस्था और किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं क्रमशः क्या होना चाहिए 8, मतलब बाल अवस्था के लिए कितना होना चाहिए 8 साल 8 घंटे, और किशोरावस्था के लिए कितना होना चाहिए आपका बाल अवस्था के लिए कितना होना चाहिए 10 घंटे, और किशोरावस्था के लिए कितना होना चाहिए आपका 8 घंटा जो है कम से कम नींद लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्या बालकों को इतना अधिक विराम मिलना आवश्यक होता है कि जिससे कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली जो थकान है पूरी तरह से दूर हो जाए, क्योंकि थकान उसके विकास में एक बाधक सिद्ध हो सकता है। अर्थात ये है कि बच्चे अगर कोई भी काम को करते करते थक जा रहे हैं तो कम से कम इतना नींद जरूर होना चाहिए, नींद लेना चाहिए जिससे कि उसका थकान जो है वो दूर हो सके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कह सकते हैं कि उसके विकास मतलब उसके शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। वहीं बात करते हैं क्या व्यायाम खेलकूद और मनोरंजन की बात की जाती है तो बच्चे के अंदर सदैव जो है व्यायाम करने की जो प्रवृत्ति है हमेशा बनाए रखना चाहिए, खेलकूद हमेशा करना चाहिए। और अगर बात करते हैं इंटरटेनमेंट या मनोरंजन की बात की जाती है तो उसका भी सही तरह से इंटरटेनमेंट होना चाहिए। वही बात कहा गया यहाँ पे कि सदैव काम करते रहना, खेलकूद ना करना, मनोरंजन के अवसर ना मिलना बालकों के विकास में कहीं ना कहीं एक मंद कर देता है। ठीक है, इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम करना या खेलकूद करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है डेली व्यायाम करने का जो आदत है उसको डेवलप करना चाहिए, डेली खेलकूद करने का जो आदत है उसको डेवलप करना चाहिए। और साथ में क्या है कि बच्चे को इंटरटेनमेंट या मनोरंजन करने का भी सुविधा बच्चे को देना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि पूरी तरह से वो बोल सकते हैं कि अपने थकान को दूर कर सके, जिससे कि उसका शारीरिक विकास भी सही तरीके से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या प्रेम या लव की बात की जा रही है तो बालक के शारीरिक विकास पर जो है माता पिता या फिर अध्यापक का जो व्यवहार होता है उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सिंपल सी बात है कि बच्चे कहाँ रहते हैं ज़्यादातर स्कूल में रहते हैं वहाँ पर टीचर्स होते हैं, और घर में जब रहते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं उसके परिवार होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। यदि बालक को उसके प्रेम या सहानुभूति नहीं मिल पाता है उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दुख फील करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो शरीर का जो संतुलन है और उसका जो स्वाभाविक विकास है वो नहीं हो पाता है। या तो हम कह सकते हैं कि उसका विकास है कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होते हैं कि रुकने लगता है, या फिर बोल सकते हैं अपंगता का रूप एक ले लेता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं सुरक्षा की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात की जाती है तो शिशु या फिर बालक, शिशु मतलब क्या शैशवावस्था के जो बच्चे हैं सो, और बालक मतलब क्या चाहे वो बाल अवस्था किशोर अवस्था के बच्चे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो चाहे वो शिशु हो चाहे वो बालक हो, सभी में क्या हो सभ्य विकास के लिए उसका सुरक्षा का जो भावना है अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे अपने आप को सिक्योर नहीं समझते हैं तो उससे क्या होगा बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा हमेशा एक नेगेटिव फीलिंग के साथ हमेशा एक डरा हुआ एक भय हुआ जो भावना है हमेशा उसके अंदर विकसित होते रहेगा, जिससे क्या होगा उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस भावना का अभाव में इस भावना के अभाव में क्या होते हैं बच्चे जो हमेशा भय का जो अनुभव करने लगते हैं, जिससे क्या होता है उसका आत्मविश्वास जो है वो खोने लगता है ना, खो बैठता है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास इस प्रकार से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बच्चे ऐसा है कि मान लो कुछ चीज़ खेलना चाहता है, लेकिन खेलने के लिए क्या है कि वो खेलना चाहता है, लेकिन क्या होगा कि उसमें उसको लग रहा है कि इसको चीज़ खेलने से क्या होगा कि हमको कहीं चोट लग जाएगा या कुछ हो जाएगा, उस डर से क्या होता है वो खेलना चाह रहा है खेल नहीं पा रहा है, या फिर खेलने के लिए अग्रसर नहीं हो पा रहा। इस तरह के विभिन्न तरह का जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा उसका आत्मविश्वास में कहीं ना ठेस पहुँचेगा, और कहीं ना कहीं क्या होगा उसके एक अंदर डर की भावना जो है बना हुआ रहेगा। तो ये दोनों बातें ऊपर जो दी गई है, दोनों बातें, पहला क्या भय का जो अनुभव करना, और दूसरा क्या होता है आत्मविश्वास। ये दोनों बातें क्या होते हैं किसी न किसी तरह से क्या होते हैं इसके विकास में एक अवरोधन के रूप में काम करने लगता है। वही नेक्स्ट बात करते हैं पारिवारिक परिवेश। पारिवारिक परिवेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि जो परिवार होता है, परिवार में जो ममता जो होती है, ममता का स्थान जो है सबसे अहम होता है। ठीक है, परिवार में ममता का जो स्थान होता है सबसे अहम होता है, क्योंकि बच्चे को जितना ज़्यादा प्रेम मिलता है उसी प्रकार से क्या होता है बच्चे का मनोबल भी बढ़ता है, और उसी तरह से क्या होता है उसका शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है, तो ममता की बात करें या फ्रेंडशिप की बात करें, या फिर बोल सकते हैं कि
वात्सल्य की बात करें, अफेक्शन की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं चीरफुलनेस की बात करते हैं, खुशी का बात कर रहे हैं, या फिर स्नेह की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं, या फिर सहानुभूति की बात कर रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं परिवार से ही उसको मिलता है। और परिवार में ही रह के क्या होते हैं सारी चीज़ों को वो कर पाता है, और उससे क्या होता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं उपयुक्त जितने भी शारीरिक विकास की बात की जा रही है उसमें जितने भी पारिवारिक परिवेश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भूमिका रखते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर शारीरिक विकास सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे लास्ट पॉइंट ये आता है कि अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अदर फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि गर्भवती का स्वास्थ्य जो है अगर ख़राब है उस सिचुएशन में भी, या फिर रोग है अथवा दुर्घटना के कारण क्या होते हैं, किसी कारण से क्या होता है शारीरिक किसी प्रकार से विकृतियाँ आ जाती है, जलवायु हो गया, सामाजिक परंपराएं हो गया, परिवार के आर्थिक स्थिति हो गए, परिवार का रहन सहन हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कहीं ना कहीं जो उसके किसी बालक का शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। तो आज हम ये डिस्कस किए कि किस प्रकार से किसी बच्चे किशोरावस्था का जो है विकास होता है, और साथ में जो किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।